आज हम लोग क्रिया विशेषण के भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और पहले वीडियो में हम लोग भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, जिसके अंतर्गत कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब इसमें हम लोग परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में समझें। तो इसमें जो परिमाण है, परिमाण मतलब क्या होता है? माप। अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया की मात्रा या नापतोल का बोध होता है। मात्रा या नापतोल का बोध होता है, जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, थोड़ा, ठीक, तनिक, बराबर, कुछ, ज़्यादा, काफ़ी, केवल, अत्यंत, जरा सा, कितना, उतना आदि। ये सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आज काफ़ी धूप थी, तो काफ़ी यह क्या बता रहा है? यह एक मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत शब्द है। अब हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण, ये परिमाणवाचक के अंतर्गत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को हम लोग तुलनात्मक ढंग से देखेंगे। तो इसमें जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में देखा जाए, मैं कुछ आगे चला, तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? मैंने कुछ फल खाए। फिर इसके बाद हमने कम खाया क्रिया विशेषण में, तो विशेषण में क्या होगा? कक्षा में कम छात्र हैं। क्रिया विशेषण में जैसे वह केवल रोता रहा, विशेषण में उसने केवल चाय पी। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो क्रिया विशेषण होता है, इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है, लेकिन जो विशेषण होता है उसमें क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो इसमें आप लोग विशेषण में याद रखिएगा कि कभी भी जो परिमाण आएगा, परिमाणवाचक जो शब्द आएंगे, उनके आगे, उनके बाद में क्या रहेगा? संज्ञा शब्द रहेंगे। जैसे यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि मैं कुछ आगे चला, कुछ आगे चला, तो आगे चला, आगे चलना क्या है? क्रिया है, और कुछ यह परिमाण को बता रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि मैंने कुछ फल खाए। कुछ फल खाए, क्या खाए? कुछ फल खाए। तो यहाँ जो फल शब्द है, या छात्र है, या चाय है, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। और इन संज्ञाओं की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, कुछ, कम या केवल शब्द को लगा करके। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि क्रिया विशेषण में क्रिया का बोध होगा, लेकिन विशेषण में क्या होगा? जो परिमाणवाचक शब्द होंगे उनके बाद में संज्ञा शब्द अवश्य ही मिलेंगे, उसके बाद क्रियाएं मिलेंगी। ये हम लोग देख रहे हैं कि कुछ, उसके बाद फल, फल क्या है? संज्ञा, और तब उसके बाद खाए, खाए अर्थात क्रिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विशेषण के अंतर्गत संज्ञा वाले शब्द मिलेंगे। अब इसके बाद आता है अगला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब क्या होता है? ढंग होता है या तरीका होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कह देंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया की रीति अर्थात ढंग या तरीका का बोध होता है। अर्थात वह किस प्रकार से अपनी क्रिया को कर रहा है, अपने काम को किस प्रकार से, किस ढंग से या किस तरीका से कर रहा है, इसके बारे में जानकारी कहाँ होगी? हम लोग को रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होगी। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे धीरे, सच, अचानक, अकस्मात, शीघ्रता से, जरूर, अवश्य, निसंदेह, वास्तव में, शायद, कदाचित, संभवतः आदि। ये शब्द क्या होंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण को क्या कर दिया गया है? भागों में बांट दिया गया है। किन किन भागों में? तो निश्चय बोधक, निश्चय बोधक अर्थात वह क्रिया निश्चय ही संपन्न होगी, इसका बोध कराएगा। जैसे मैं अवश्य करूँगा, वह सचमुच जाएगा। मैं अवश्य करूँगा या मैं अवश्य काम करूँगा, तो जो कह रहा है वह व्यक्ति क्या करेगा? वह अवश्य उस कार्य को पूरा कर डालेगा, इसलिए वह क्या है? निश्चय बोधक के अंतर्गत है। वह सचमुच जाएगा, सचमुच जाएगा, कोई संदेह नहीं है यहाँ पर, अर्थात वह जाएगा ही जाएगा।
इसलिए यह क्या है, निश्चय बोधक के अंतर्गत है। अवश्य और सचमुच क्या है, निश्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद इसके विपरीत आता है अनिश्चय बोधक। तो इसमें क्या होगा, क्रिया के संपन्न होने में अनिश्चितता होगी, अनिश्चितता होगी, निश्चय नहीं होगा कि वह क्रिया संपन्न होगी ही होगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसने शायद दौड़ लगाई, शायद अर्थात निश्चित नहीं है। वह संभवतः आया था, संभवतः अर्थात यहाँ भी संभावना व्यक्त की जा रही है, निश्चित नहीं है। प्रश्नवाचक, यहाँ प्रश्न का बोध होगा, जैसे वह यहाँ क्यों आया था, मैं आखिर क्या करूं। तो क्यों प्रश्नवाचक बोधक है या प्रश्नवाचक है शब्द। मैं आखिर क्या, क्या क्या है, यह भी क्या है, प्रश्न को ही प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए क्या है, प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद कारणवाचक। अब इसमें कारण का बोध होगा, जैसे कहा जाए कि मैं इसी कारण कह रहा था। तो मान लीजिए कोई कार्य किया गया है किसी के द्वारा और वह कार्य क्या हो गया है, सही ढंग से नहीं हुआ है, तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, कहेगा कि मैं इसी कारण कह रहा था कि तुम ऐसे मत करो, अर्थात यहाँ पर कारण का बोध हो रहा है। तो यहाँ जो इसी कारण है यह क्या है, कारणवाचक के अंतर्गत है। या जैसे कहा जा रहा है कि वह इसीलिए आ रहा था, इसीलिए आ रहा था, अर्थात वहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि वह इसीलिए आ रहा था। तो यह इसीलिए शब्द क्या है, कारणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद स्वीकारवाचक। स्वीकारवाचक, अब इसमें स्वीकारा जाएगा कि हाँ मैं क्या करूँगा, इस कार्य को करूँगा, अर्थात क्रिया को स्वीकार किया जाएगा कि हाँ मैं यह कार्य करूँगा। जैसे हाँ मैं आऊँगा, यहाँ क्या किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। हाँ, हाँ से क्या क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है, यहाँ पर स्वीकारा जा रहा है कि यह क्रिया होगी, आने की जो क्रिया होगी मैं के द्वारा जो आने की क्रिया होगी वह स्वीकारी जा रही है। फिर कहा जाएगा मैं अवश्य मिला था। अवश्य मिला था, वह जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, वह स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं क्या किया था, मैं उससे अवश्य मिला था। यह किसके अंतर्गत आएगा, स्वीकारवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर कहा जा रहा है निषेध। अब उसका विपरीत हो गया, निषेध अर्थात नकारात्मक। यहाँ क्रिया के नकारात्मक भाव का बोध होगा, यहाँ पर नकारात्मक भाव का बोध होगा। जैसे मैं नहीं जाऊँगा, नकारात्मक भाव है। ऐसा काम मत करो, मत यह क्या है, नकारात्मक है, अर्थात निषेधवाचक के अंतर्गत आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अवधारणा बोधक, अगला क्या है, अवधारणा बोधक। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा जिन शब्दों से क्रिया की अवधि निश्चित होती है, अवधि निश्चित होती है, अर्थात वह क्रिया वहीं तक की गई है, यह पूरा निश्चित है, तो वही शब्द किसके अंतर्गत आएगा, अवधारणा बोधक के अंतर्गत आएगा। जैसे वह वहीं तक गए, वह वहीं तक गए, वहीं तक अर्थात जो दिशा बताई जा रही है या स्थान बताया जा रहा है वह एकदम निश्चित है, यह जो समय बताया जा रहा है वह एकदम निश्चित है कि वह वहीं तक गया था। तो यह क्या है, अवधारणा बोधक के अंतर्गत है। कौन, वहीं, वहीं तक। तो यहाँ इसके बाद देख लिया जाए, मैं उसे केवल समझाऊंगा। तो यहाँ भी निश्चित ही का बोध हो रहा है, किसके निश्चित का, अवधि के निश्चित का, कि वह क्या करेगा, वह व्यक्ति केवल समझाएगा ही, उसके बाद और कुछ नहीं करेगा, केवल समझाएगा। तो यहाँ पर अवधि की निश्चितता का बोध हो रहा है, किससे, केवल शब्द से, इसलिए यह क्या है, अवधारणा बोधक के अंतर्गत है। अब इसके बाद अंत में आता है प्रकार बोधक। प्रकार बोधक, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है कि किस ढंग से वह क्रिया हो रही है, किस प्रकार से वह क्रिया हो रही है, किस तरीका से वह क्रिया हो रही है। जैसे वे धीरे धीरे चलकर गए, वे धीरे धीरे चलकर गए, तो जैसे कहा जाएगा वे किस प्रकार चल के गए, तो धीरे धीरे चलकर गए। तो यहाँ प्रकार के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए जो धीरे धीरे शब्द है यह प्रकार बोधक के अंतर्गत आएगा। जैसे कहा जा रहा है कि रचना मुस्कुरा कर देखने लगी। रचना किस प्रकार से देखने लगी, तो मुस्कुरा कर देखने लगी। तो जो रचना के द्वारा क्रिया करने का काम है या देखने का जो काम है वह मुस्कुराना है, मुस्कुरा कर। तो यहाँ जो मुस्कुरा कर शब्द है वह क्या है,
प्रकार बोधक है। तो क्रिया किस प्रकार की हो रही है, इसका बोध किसके अंतर्गत होगा, प्रकार बोधक के अंतर्गत होगा। तो ये रहा हम लोगों का क्रिया विशेषण का भाग 2। अब इसके बाद हम लोग जो अभिकारी शब्द का अगला रूप है, अगला भेद है संबंध बोधक अव्यय, उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।